मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 13 में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे इस एपिसोड में आप तमाम की मोहब्बतों का बहुत बड़ा हाथ है और आप तमाम की दुआएं मेरे साथ में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि खास लोगों को हमारे इस एपिसोड पर बुलाया जा रहा है और उनसे खास मालूमात और खास जानकारी ली जा रही है, और आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, लेकिन सिल्लोड शहर का जो इलेक्शन होता है बहुत ही गर्मा गर्मी वाला होता है। पूरे महाराष्ट्र के जनता की नजरें सिल्लोड शहर के इलेक्शन पर जमी होती है, हालांकि उनके इलाके में भी इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ का इलेक्शन एक अलग अनोखा मामला रखता है। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में विरोधकों की तरफ से भी आमदार अब्दुल सत्तार पर बहुत सारे हमले किए जाते हैं विकास को लेकर। तो एक मुद्दा हमारे सामने है, वो है शिक्षा का विकास, यानी एजुकेशन फील्ड में आमदार अब्दुल सत्तार ने क्या विकास किया है। और इस बात को लेकर आप के जहन में ये बात आ रही होगी कि मैंने उस शख्सियत को हमारे इस एपिसोड में मदऊ किया हूं, इनवाइट किए हैं, जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जिनका खास ताल्लुक रहा है और जो बहुत ही तजुर्बेकार हस्ती है। जी नाजरीन, आप बिल्कुल, आपके जहन में ये नाम आ रहा होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब्दुल कदीर बेग सर, जो कि आज हमारे साथ में है। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना मसरूफ और बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने मेरी एक दावत पर लब्बैक कहा और हमारे इस चाय पे चर्चा वाले एपिसोड में आने पर आप तैयार हुए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पर आपने मदऊ किया। जी सर, और आपके जैसे तजुर्बेकार लोग आते हैं तो यकीनन खास बातें सामने आती है और जनता के सामने एक प्योर बात जो है तो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए हम हमारा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, आपकी इजाजत है तो शुरू करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं नाजरीन के सामने आपकी जुबान के जरिए से आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन सुनना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कदीर अब्दुल गनी बेग, नेशनल उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और इसी के साथ साथ मैं आमदार अब्दुल सत्तार साहब का, जबकि वो ग्राम पंचायत यानी जहाँ से उन्होंने सियासत शुरू की तब से उनका साथी हूँ, और उनकी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से भी काम कर चुका हूँ मैं, जब तक वहाँ सर्विस पर रहा। जी जी जी। 13 में मेरा रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद अब तक वो इसी पेशे से मुतल्लिक हूँ। जी जी जी। और सर, आपका इब्तिदाई एजुकेशन, इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से हुई और फिर आपने आमदार अब्दुल सत्तार की इस सोसाइटी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी से अपना ताल्लुक जोड़ा? जी, मेरे पूरी तालीम यहाँ जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल सिल्लोड में हुई। जी सर। उसके बाद औरंगाबाद में तालीम हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई सीनियर कॉलेज था नहीं। जी जी जी। पूरे ताल्लुके में एक सीनियर कॉलेज आमदार पालोदकर साहब ने खोला। जी जी जी। जब वो कॉलेज खुला तो तमाम ताल्लुका के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, और हम सब जो औरंगाबाद में थे उन्होंने फिर यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया, यशवंत कॉलेज से। उसके बाद फिर बीएड हमने मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद से की। जी सर, देखा गया कि मेरी भी जो तालीम हुई है नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मक्का मस्जिद कुलक्कड़ जो स्कूल है वहाँ पर, तो हमने आपका मिजाज हमेशा रॉयल पाया है। जी, यानी कि शुक्रिया जी जी सर, जैसा कि आप के मिजाज में है कि आपको देखकर कोई स्टूडेंट्स हो, कोई विद्यार्थी हो, कोई तालिब इल्म हो तो बेझिझक आपसे बात करता है, वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो तालीम के मामले में हो, चाहे अपना ज़ाती हो या XYZ कोई भी मामला हो, और आप उसको राय भी बड़ी अच्छी दिया करते थे। तो आप ने अपना ये मिजाज है, ये सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए बनाया था या आपका मिजाज में ही वो बात नेचुरली शामिल है? नहीं, वो असल में हमारे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। जी जी। हमारे पूरे ख़ानदान की वो थी। हमें से बड़े भाई मेरे वालिद मरहूम अब्दुल गनी साहब वकील जी, उनके भी तरबियत में यही खुश मिजाजी और वो थी जी। और वही ऐसा अंदरूनी हमने कभी ये नहीं रखा कि दिखावे का कैरेक्टर अलग जी, और अंदरूनी या बातूनी वो है जी जी, ऐसा कभी नहीं रहा। और सर, आपके खुश मिजाज की वजह से
बच्चे भी आपको नॉर्मली जो बात नहीं भी पूछना है वो भी आपसे पूछा करते थे। जी तो ये मिजाज सही है या वो मिजाज सही है जिसमें बच्चे उस्ताद से डरते, खौफ खाते, दूर भागते? नहीं, सही टीचर तो वही है। जी टीचर की यही पहचान है कि जब तालिब इल्म उसको अपना सरपरस्त या दोस्त समझे जी और अपनी पर्सनल चीज़ें भी उसके साथ शेयर करे, शेयर करें। और वो उसी को सरपरस्त की हैसियत से उसको गाइडेंस भी करे। जी जी तो ये असल में सही है, और ऐसे ही टीचर्स को स्टूडेंट हमेशा याद करते हैं। जी जी जैसा कि हम अब याद कर रहे हैं आपको एपिसोड में। नहीं, बहुत सारे ऐसा था। एक मरतबा हमारी गाड़ी वहाँ पर रुक गई, हर्सुल टी पॉइंट पर। पुलिस जी। ने डंडे से लगा दिया, गाड़ी रोको, और कागजात वगैरह मांगा। अब हम सोचे कि भाई अब कुछ ना कुछ जुर्माना है। जुर्माना है। मगर जब उन्हें हमारे बेटे का वो आधार कार्ड का उस पर नाम पड़ा, काफ़ी चेंजेस आ गए थे। वो स्टूडेंट था, मैं वो था। जी जी तो जब उसने नाम पढ़ा तो आकर पैर छूकर मुझे वो कहा, सर बोले आप मेरे गुरुजी हो बोले। तो ये अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात होगी। तो जिंदगी में दो ही टीचर को बच्चा याद रखता है। जी एक तो वाकई वो जिसको उसने पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है, बनाया जी। और एक वो जो सिर्फ आराम करता रहा, आराम जिसने कुछ जिससे कुछ नहीं मिला। जी। इन दोनों उस्तादों को, असातिज़ा को कोई शागिर्द नहीं बोलता। नहीं बोलता। सर, जैसा कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में आपका बड़ा हिस्सा रहा है, आपकी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा उस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। हाँ, तो ये सोसाइटी को कितने साल हुए हैं जो आमदार अब्दुल सत्तार जिसके चेयरमैन हैं? 1965-66 का ये वो है रजिस्ट्रेशन इसका। जी उसके बाद में पुरानी सोसाइटी थी, जी सैयद कॉमरेड करीमुद्दीन साहब थे, अजीज़ वकील साहब थे, कबीरुद्दीन कादरी साहब थे। मगर पता नहीं उन पुरानी मैनेजमेंट में क्या इख्तलाफात ये वो हुए, जी तो बात कोर्ट कचहरी तक चली, जी जी चैरिटी कमिश्नर तक चली फिर, और मसला कुछ हल नहीं हो रहा था। और फिर जाहिर सी बात है कि जब सत्तार साहब के उसमें ही ऐसी बात है, खूबी है कि दो मुख्तलिफ एक दूसरे के मुखालिफ भी शख्स हैं, तो सत्तार साहब के पास आने के बाद वो एक हो जाते हैं। ये उनकी खूबी टैक्ट है, खूबी है। जी तो वो जब ये दो ग्रुप में ऐसा तनाज़ा चल रहा था, तो फिर सत्तार साहब ने ये सोचे, सबके मीटिंग वगैरह हुई, फिर ये तय हुआ कि भी सत्तार साहब ने एक नई जो इख्तलाफ में जो पार्टीज थे उनके सबके मशवरे से एक एक एक, एक नए पुराने सब बाजू हो गए, और एक नई कमेटी तश्कील देकर सत्तार साहब के हाथों में ये कारोबार आ गया। पहले ये उनकी सोसाइटी नहीं थी, पहले चेयरमैन नहीं थे इस सोसाइटी नहीं के? नहीं जी पहले के जो चेयरमैन थे वो दूसरे थे। बाद में जब उनमें तनाज़ा हुआ, ये बात आमदार अब्दुल सत्तार तक पहुंची। हाँ, और उन्होंने मीटिंग बिठाई, और बाज़ाब्ता एक अपने राय मशवरे के 5-7 साल तकरीबन ये इख्तलाफ चलता रहा। अच्छा 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 अच्छा। इस सोसाइटी में जब से आप सोसाइटी का हिस्सा बने, तो आपने तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर आमदार अब्दुल सत्तार को सोसाइटी के लिए किस बात के लिए फिक्रमंद देखा है? साहब को हमने देखा कि एजुकेशन के ताल्लुक से जी उनका ये नज़रिया था कि भाई यहाँ के बच्चों को, ताल्लुक़े के बच्चों को उनके ताल्लुक़े पर ही जहाँ तक हो सके कि उनके गांव तक ये तालीम के इदारे खुल जाए, और कोई बच्चा अपनी गुर्बत की वजह से, बेमाशी हालत की वजह से तालीम से दूर ना रह जाए। एक वक्त था जब यहाँ के बच्चों को डीएड करने के लिए बालापुर जाना पड़ता था। जी बालापुर से डीएड बीएड होते थे। तो सबसे पहला मसला तो ये रहा कि स्कूल जो था वो सिर्फ 10वीं तक था, और पुरानी बिल्डिंग में था। पहले तो गुड्डू साहब का, जो डॉक्टर गुड्डू का दवाखाना है, वहाँ चला। उसके बाद में फिर कबीर साहब के एजेंडा टाकी के सामने चला। फिर उसके बाद में फिर गढ़ी के पास आया, और वहाँ से फिर जब साहब का वो हुआ, तो साहब के तो ये वो है कि जहाँ कहीं भी, हालांकि नॉन ग्रेड के इदारे शुरू हुए पहले, लेकिन साहब का ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, तो सबसे पहले साहब पहले उसकी बिल्डिंग का इंतजाम कर देते हैं। कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स है
के फर्नीचर्स होना, बिल्डिंग जी, होना, जी। क्लासेस होना, ट्रेन टीचर्स होना, वो सब करने के बाद ही इदारा शुरू होता है। उस वक्त तो उस वक्त सिर्फ 10वीं तक थे। जी फिर जब साहब आए, साहब की कोशिशों की वजह से पहले तो एक स्कूल के जमाल चौक कॉलोनी का स्कूल हुआ, जी शास्त्री कॉलोनी ये यहाँ थी, जिसको हम अब पुलिस कॉलोनी के पास जी, जी, जी। कहते हैं, जी वो वहाँ अफजल शाह का, नगर। हाँ, वो स्कूल शुरू हुआ। उसके बाद ये 3 स्कूल को पहले उसको भागशाड़ा बोलते हैं, जी जी भागशाड़ा के हैसियत थी। भागशाड़ा के बाद में उनको इंडिपेंडेंट स्कूल जो तो कर दिया गया। जी जी फिर उसके बाद में झोपड़पट्टी का मसला था, जी उसके बाद में मुगलपुरे का मसला था, जी 36 एकड़ का मसला था। जी 36 अब हर मरहले पर इख्तलाफात तो होते रहे। जी ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। जी तो 36 एकड़ के इसमें कोर्ट कचहरी तक का मसला हो गया था, जी जी लेकिन वो खुशनुमा से आपसी वो होके चलता रहा। जी तो ये कोशिश रही साहब की कि प्राइमरी स्कूल हर जगह होना चाहिए। जी और जब प्राइमरी स्कूल यहाँ तकरीबन, अब देखें आप, तो तकरीबन हर जगह नेशनल के भी स्कूल मिलेंगे आपको। जी जी और अल्लाह के फजल करम से उस वक्त का पीरियड तो ऐसा था कि लोग ये समझते थे कि यहाँ एक स्कूल भी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन ये दूरंदेशी थी सत्तार साहब की भी और जो मुकामी उनके साथियों की भी, कि ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। जी तो फिर उन्होंने स्कूल का जो सिलसिला शुरू किया। 10वीं के बाद में फिर जूनियर कॉलेजेस का है। जी जूनियर कॉलेजेस के बाद में फिर उनकी नज़र गई कि जूनियर कॉलेज 10वीं 12वीं के बाद में बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है डीएड के लिए, जबकि डीएड कॉलेज औरंगाबाद में कहीं खुल चुके, मलकापुर में खुल चुके, बुल्ढाना में वगैरह हो रहा है। जी ये देखते हुए फिर उन्होंने कोशिश जद्दोजहद ये की कि डीएड कॉलेज खोला जाए। जी मतलब सब नजदीक कर दिए। नज़दीक कर दिए, जी डीएड कॉलेज खोलेंगे। अब नज़रिया ये था साहब का कि शुरू में ऐसा लगा सबको कि ये सब उर्दू के लिए कर रहे हैं, शायद ये जी अपने अपने समाज के लिए, जैसा हर वो आदमी चाहता है। जी और हर लीडर भी, अब तो ट्रेंड ही हो गया कि कास्ट के लिए करो, लेकिन इनका ये नज़रिया ये रहा कि लोग ये सोचते खाली उर्दू के लिए, लेकिन फिर एक वक्त रहता है, हर चीज़ का एक वक्त रहता है, जी, जी। वो एक टारगेट पूरा करने के बाद दूसरे टारगेट को देखा जाता स्टेप बाय स्टेप। है। जी जी तो फिर मराठी मीडियम के भी जो स्कूल शुरू हुए, जी जी जब लोगों को लगा कि नहीं ये ज़रा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर नहीं चल रहे, जी जी तो फिर मराठी स्कूल देखिए तकरीबन ताल्लुक है, मैं जब तक था, जब तक सब मिलाकर 43 यूनिट्स थे हमारे पास, 43 स्कूल कॉलेजेस और डीएड कॉलेज मिला के। जी जी जी। अच्छा सर, उस वक्त जब सोसाइटी के जिम्मेदार बने, उस वक्त आमदार अब्दुल सत्तार आमदार ही थे या कोई और पोजीशन पर थे? नहीं, पहले तो साहब सिर्फ ग्राम पंचायत मेंबर थे, फिर नगर ग्राम पालिका पंचायत में, मतलब फिर ग्राम नगर, पंचायत मेंबर थे उस वक्त से, उनका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार बने जब और से उस वक्त से शुरू उन्होंने हो जो है तो उसको संभालना शुरू किया। उस वक्त का उनको तजुर्बा है वहां से, जी, ग्राउंड लेवल से। जी, जी। अच्छा, उस वक्त जितने भी स्कूल बनी थी, हाँ। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वो स्कूल जरूरी थे या आमदार अब्दुल सत्तार ने अपना इकोनॉमिक मामला देखकर इसको स्कूलों की बुनियाद डाली? नहीं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं। क्योंकि अक्सर बात इलेक्शन के मौके पर ये आती है कि सोसाइटीज जितनी है, स्कूल के संस्थापक जितने हैं, जितने डायरेक्टर हैं, इनका मंशा सिर्फ स्कूल के पीछे कमाई का होता है। तो जब से आप बता रहे हैं ग्राम पंचायत मेंबर थे उस वक्त से, तो आप ने भी काफ़ी तजर्बा लिया है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी सोच कहाँ पर थी? क्या पैसों की तरफ थी या कौम और मिल्लत या जनता को फ़ायदा पहुँचाने पर थी? उस वक्त तो किसी के जहन में भी नहीं होंगी ये बात कि पैसा सोसाइटी के जरिए भी कमाया जा सकता है, बल्कि जी ये जहन में नहीं था किसी के, ना पुराने उसमें था ना इनके जहन में था। जी जहन में ये था कि अजंटे जैसे गांव में हाई स्कूल खुल गया, हाँ, लेकिन अपने पास स्कूल उर्दू स्कूल नहीं है। अजंटे के बाद में अपने पास उर्दू स्कूल खुला। जहन ये था कि बच्चों को उर्दू में तालीम मिलनी चाहिए।
अपना माशरा शुरू से अब आज भी वो कुछ उतना जितना परसेंटेज होना चाहिए एजुकेशन में उतना नहीं है, जी जी लेकिन फिर भी इन कोशिशों से आप वो ये क्यों नहीं देखते कि अब जितने स्कूल हैं उसमें सब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जी मराठी मीडियम की भी, उर्दू मीडियम की भी, और ख़ास तौर से इन स्कूलों में गरीब बच्चे ही हैं। जो बड़े जो माशी हालात जिनके अच्छे हैं वो तो इंग्लिश स्कूल्स में जाते हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन जो गुर्बत की वजह से पीछे रह जा रहे थे उनकी वजह से उनके मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ें हुई। सर जैसा कि सिल्लोड शहर ले लो या सिल्लोड ग्रामीण या सोयगांव शहर या सोयगांव ग्रामीण, तो अब आमदार अब्दुल सत्तार इन दोनों इलाकों के आमदार हैं। जी, तो एजुकेशन को लेकर आपने क्या कामयाबी देखी, क्या विकास देखा, क्या आमदार अब्दुल सत्तार ने विकास किया जिससे गरीबों के बच्चों को बहुत फायदा हुआ है? हाँ, अब देखिए खाली ताल्लुके के नहीं बल्कि ताल्लुके के बाहर का भी साहब ने सोचा। जी जैसा कि D.Ed कॉलेज अपने यहाँ उर्दू का हो गया, मराठी का हो गया, एक एक नहीं दो दो डिवीज़न हुए। उसके बाद फिर जहन में बात आई कि उर्दू मीडियम का लेडीज़ कॉलेज D.Ed कॉलेज है ही नहीं। अच्छा, फिर ये तलाश किया गया कि कहाँ नहीं है और कहाँ मुनासिब हो सकता है। तो जालना जहन में आया कि जालना में वो लेडीज़ का उर्दू मीडियम D.Ed कॉलेज नहीं है। नहीं है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए जालना में उर्दू मीडियम D.Ed कॉलेज शुरू किया। जी 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 और वहाँ भी देखिए कितनी आलीशान बिल्डिंग खड़ी हुई है कि जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है, ऐसी बिल्डिंग वहाँ खड़ी हुई है। जी जी तो अगर कमाई का अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से विरोधक देखते हैं जी जी तो ये बिल्डिंगें जहाँ हर जगह जो RCC की बिल्डिंग, हर जगह मुकम्मल स्टाफ, जी जी ये कहाँ से आ गया? फिर अगर पैसे ही कमाना रहता तो फिर ये सब चीज़ें नहीं रहती थी ना। आज भी कहीं मदारिस ऐसे चल रहे हैं, ग्रांटेड है सब है, लेकिन उन पास बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, साइंस लैब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पहले उन चीज़ों का इंतजाम किया जाता जो चीज़ें नहीं है और फिर स्कूल खोला जाता। जी जी सर जैसा कि आपने देखा होगा, आपके तजर्बे में भी ये बात भी आई होगी कि जैसे सरकारी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अब आमदार होने की निस्बत से ये उन पर हक भी है कि इन सरकारी कॉलेज हो या स्कूल हो इन पर भी तवज्जो रखें। तो ऐसे कोई सरकारी स्कूल जहाँ पर सिल्लोड सोयगांव के इलाके में आते हैं वहाँ पर आमदार अब्दुल सत्तार की तरफ से कुछ ख़ास विशेष काम किया गया हो, ख़ास चीज़ें वहाँ पर एजुकेशन को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर या कोई भी चीज़ को, इमारतों को लेकर? सरकारी स्कूलों की भी जब बहैसियत आमदार और बहैसियत मिनिस्टर जी जब लोग साहब के पास पहुंचते हैं तो सरकारी स्कूलों को भी उनके वही काम उसी लगन से किए जाते हैं जितना वो खुद के स्कूलों के लिए करते हैं। हाँ, ऐसा कोई आपके तजर्बे में कहीं पर सिल्लोड का ज़िला परिषद ले लो या इस इलाके में सिल्लोड सोगा इलाके में कोई सरकारी स्कूल, वहाँ की इमारतें हो या लाइब्रेरी का मसला हो या बच्चों के आने जाने का, स्कूल में आने जाने के रोड के मसाइल हो, इसमें आपके नज़र में कोई ऐसा मसला जिसको आमदार अब्दुल सत्तार ने अपने आमदार होने के हक अदा किया? हाँ, बसेस का हुआ ना बहुत सारी जगहों पर, बसेस के बच्चों के आने जाने के बस फाटों पर रुका नहीं करती थी। जी 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 वो बच्चे आमदार साहब के पास आए कि आम्ही शाळेत जातो, जी जी शाळेत जायला आम्हाला गाडी मिळत नाही, मी फाट्यावर उभं राहतो। साहब ने वो अपने वो लेवल पर DM से बात कर बस रुकवाने का इंतज़ाम किया वहाँ। जी 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 और जैसा कि कहा जाता है, गवर्नमेंट से भी आता है कि वो बात बहुत ज़्यादा चर्चे में भी चलती है कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। हाँ, तो इस ताल्लुक से आमदार अब्दुल सत्तार ने तालीमी मैदान में, एजुकेशन फील्ड में लड़कियों के लिए क्या भागीदारी का काम किया है कि जिससे लड़कियां बहुत बढ़ चढ़कर आगे अपना डेवलप कर रही है अपने आप को किसी भी तरह से? उनके सोसाइटी में लड़कियों को एजुकेशन के साथ में दीगर चीज़ें भी सिखाई जा रही है या एजुकेशन के साथ में उनको D.Ed बाद में
आमदार अब्दुल सत्तार की तरफ से खुद उनके डीएड कॉलेज में कुछ फैसिलिटीज दी गई है, ऐसे कुछ लड़कियों के लिए क्या शिक्षा में उन्होंने किया है? फैसिलिटीज तो रहती है ना डीएड कॉलेज में, और डीएड के कोर्स के साथ में जो एक सब्जेक्ट रहता है सोशल वर्क, तो उसमें लड़कियों को सिलाई मशीन का, एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया जाता है। जी। और ऐसा होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के जो है डीएड कॉलेज, वहाँ पर किया जा रहा है इस तरह से? हाँ, किया जाता है। जी जी, मतलब जो टीचर बन रही है, लड़कियां डीएड कर रही है, वो यह सब सीख रही है वहाँ पर भी। हाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है या आमदार अब्दुल सत्तार की ही सोसाइटी में है, बस उनकी तरफ से उन्होंने? नहीं, हर कॉलेज में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अच्छा, लेकिन बहुत जगह है, कहीं नहीं है, लेकिन हम उसको बाज़ाब्तगी से और सख्ती से वो करवाते हैं, यानी ईमानदारी से फॉलो करवाते हैं। फॉलो करवाते हैं। लेडीज के लिए तो ये है कि उन्होंने जी, जैसे ये वो है शादियों का नज्म जो होता है उनके पास है, उन शादियों में सिर्फ गरीब लोगों की शादी नहीं होती, बल्कि ये मिसाल पेश की उन्होंने कि उनके खुद के लड़के की शादी और इज्तिमाई शादियों में की। जी, उसी तरह से उनके बच्चों ने भी, उनके लड़कियों ने भी नेशनल स्कूल में तालीम हासिल की। अच्छा, हाँ, इंकरेजमेंट, लड़कियों को इंकरेजमेंट होना। इस सत्तार चाहते तो उनके बच्चों को औरंगाबाद में भी पढ़ा सकते थे। जी, कोई बड़े अच्छे इदारे में भी, जैसे अपन समझते कि लोकल का इदारा अच्छा नहीं होता रहता, तो वहाँ भी, लेकिन इंकरेजमेंट होना लोगों को, एक सबक मिलना कि देखो 17 के बच्चे भी वहाँ जा रहे हैं। उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने भी कोई दूसरे तरफ वो रुख नहीं किया। जी जी, सबने नेशनल का रुख किया। उनके लिए बाज़ाब्ता फिर तारत खानों का बाज़ाब्ता नज़्म किया। पहले तो वो कुछ हुआ नहीं करता था ऐसा। गवर्नमेंट के जितने जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, ऐसे सफाई का ख्याल रखते हुए टॉयलेट वो उसका नज़्म करते, जब लोगों ने महसूस किया। और फिर बुर्क़े की पाबंदी आयत की मुस्लिम लड़कियों के लिए जी, कि बुर्क़ा कंपलसरी वो है। जी जी, हाँ, जो आप खुद ही ऐसा चाह रहे हैं कि भाई नहीं आएंगे, तो उसके लिए तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जो शुरू किया, तरबियत, हाँ, तो ये देखकर भी लड़कियों का वो बढ़े कि बुर्क़ा डालकर भी तालीम हासिल की जा सकती। जी जी, ये सिस्टम लड़कियों के उसके लिए पहल इन्होंने की। अच्छा, एक बात विरोधकों की तरफ से ये भी आती है और देखने को भी मिलता, बहुत सारी ये बातें कहती भी है, मिसाल भी देते हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के जो टीचर है वो नौकर है, बच्चों के नहीं बल्कि आमदार अब्दुल सत्तार के। क्योंकि पार्टियों में भी देखा जाता है, बोले उन्हें उनके कोई सियासी पार्टियों के प्रोग्राम हो या उनके कुछ ज़ाती घर के फंक्शन हो, वहाँ पर टीचर जो बच्चों को पढ़ाने वाले वहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको काफ़ी तजर्बा है इन बातों का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सवाल पर जनता के? हमने हमारे पीरियड में, क्योंकि कारोबार बहुत बढ़ गया था जी, मराठी स्कूल्स हो गए, जूनियर कॉलेजेस हो गए, उर्दू मीडियम हो गए, मराठी मीडियम हो गए, डीएड कॉलेज हो गए, उर्दू मीडियम हो गए, मराठी मीडियम हो गए, सीनियर कॉलेज हो गए। कभी भराड़ी वालों ने सोचा नहीं था कि यहाँ सीनियर कॉलेज और उसके इलाके के लोग जहाँ बाहर शहर में जाना पड़ता था वहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। यहाँ पर 2 सीनियर कॉलेज हो गए जी, जालना में एक सीनियर कॉलेज हो गया जी। तो इतना कारोबार बढ़ने के बाद में हमने उसको एक इस्तिलाह दिए थे, नेशनल परिवार। अच्छा, एक खानदान, नेशनल परिवार। और आज भी वो इस्तिलाह सभी बोलते हैं कि नेशनल परिवार है। परिवार, अब जब परिवार हम जब बोल रहे हैं तो परिवार के अच्छे और बुरे कामों में परिवार के लोग शरीक नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? तो आपके मेरे ताल्लुकात है या कोई किसी ओहदे पर होगा वो कोई शख्स, अगर वो फैमिली मेंबर मेरा है तो मेरे घर पर काम करना ही है और वो खुशी से करना। कई लोग ये खूबी सिल्लोड़ की है कि शादी वाला कम रहता है, उसके पड़ोसी और शहर के लोग ज्यादा काम में लगे रहते हैं हाथ बटाने के लिए। तो ये तो कोई वही नहीं। हाँ, अब आप उसका इशू बनाना ही है तो फिर किसी भी चीज का बना सकते हैं। जी 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 जी, मसलन लाली फूल क्यों लगाया अपने यहाँ जी,
हरा होना था, ये ऐसा होना था, ये ऐसा, तो अपोज करना है तो फिर अपोज करते रहे अपोज करते किसी रहे। भी चीज। अच्छा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी काफ़ी सालों से काम कर रही है, काफ़ी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो आपकी नज़र में वो ऐसे स्टूडेंट्स, वो ऐसे तालिब इल्म जो सिल्लोड शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनका एजुकेशन हुआ है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में, ऐसे है? हाँ, अब मशहूर डॉक्टर शरीफ यहाँ के जी सर्जन भी अच्छे हैं, वो सर्जन। नेशनल के स्टूडेंट हैं। जी मशहूर डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट अपने इरफान साहब, वो अच्छा नेशनल के स्टूडेंट हैं। जी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जी जी और तकरीबन अब तो इतना कारोबार बढ़ गया है जी जी कि तकरीबन अब इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में आपको नेशनल से फारिग स्टूडेंट मिलेंगे। अच्छा कई स्कूलों में मुलाकात होती है तो जी जी मालूम होता है कि नेशनल का स्टूडेंट है। जी जी। आमदार अब्दुल सत्तार के दौर में, कार्यकाल में अभी जिस तरह से स्कॉलरशिप है, इस तरह से डिजिटल क्लासरूम होते हैं, तो फिलहाल में क्या है ज़मीनी लेवल की हकीकत क्या है? क्या सिर्फ भाषण में, स्पीच में ये कह दिया जाता है, या ज़मीनी लेवल पे भी कोई हकीकत है नहीं उसकी? नहीं, आप कंप्यूटर लैब देखिए वहाँ जाकर। जी मेरे पीरियड में तो थोड़ा कम था, अब तो बहुत काफ़ी कंप्यूटर लैब बहुत बढ़ गया। और बाज़ाब्ता वहाँ खाली दिखाने के लिए नहीं, बाज़ाब्ता पीरियड्स होते हैं उसके पीरियड्स। वहाँ जी पर। जी स्कॉलरशिप की बात है तो स्कॉलरशिप जो जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए जी वो जी हर बच्चे के, टीचर खुद, बच्चों को तो इत्तला भी नहीं रहती कि क्या है, टीचर खुद वो करके जो बच्चा उसके लिए मुनासिब है उसका फॉर्म भरा जाता है और उसका स्कॉलरशिप सभी को मिलती है जी जो उसमें। नीट में भी हमने कोशिश की थी पिछले, मैं जब था उस वक्त, कोई बच्चे उस वक्त उसमें पास नहीं हो सके, लेकिन अपीयरेंस कम से कम उनको तजुर्बा हुआ एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी जी। जैसा कि देखा जाता है कि जहाँ पर भी आमदार अब्दुल सत्तार को बुलाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हो या दीगर संस्था के स्कूल हो। अब आमदार होने की हैसियत से दीगर संस्था के स्कूल भी उन्हें देखना लाजमी है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं है। अगर उनको कोई बुलवाता है या उनके कान पर अगर खबर पड़ती है, तो क्या सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना है, या आमदार अब्दुल सत्तार उस किस्म के नेता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो करे तो दिल से पूरा काम करते हैं, हाँ तो हाँ ही बोल देते हैं, और जो नहीं करना है तो करते ही नहीं। फिर खुले दिल का आदमी, बिल्कुल। एक मरतबा तो सब बैठे हुए पूरा ऐसे उनके कांटे पर, जी और हमारे वो मीटिंग चल रही हो, और एक खातून बहुत देर से बैठी हुई थी, अच्छा तो इनकी नज़र बराबर थी। तो बाद में क्या है, तो वो तुम यकीन नहीं करेंगे, वो आरे तुरे से शुरू हो गई वो खत। हाँ अरे बोले सत्ता, तेरे भरोसे पर बेटी की शादी की तारीख ले ली बोले मैंने। अच्छा हाँ, अब देखो इतना क्लोज कांटेक्ट कब होता आदमी का, जब हर उससे आदमी मिल जाता है, जी हर जरूरत की तरफ आदमी बारीक से बारीक जरूरत की तरफ ध्यान देता है। जब ये बात पैदा होती है जी तो उसको फिर फौरन उसको बुला, अकील को बोले, वो सोचे नहीं थे उससे ज्यादा उसका इंतजाम हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है। जैसा कि आपने एजुकेशन फील्ड में किस तरह का विकास हुआ है, वो आपने बातें यहाँ पर बताई हैं, तो आपको क्या लगता है कि विकास करने वाला शख्स आपकी नज़र में कोई और भी सिल्लोड में हो सकता है, या इसी विकसित शख्सियत को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि फ़िलहाल में इलेक्शन भी सामने है, और इलेक्शन को लेकर बहुत सारी पार्टियों के लीडरान मैदान में उतरे हुए हैं, और तरह तरह की गलतियां भी आमदार अब्दुल सत्तार के सामने ला रहे हैं। तो आप उन गलतियों को सामने रखते हुए क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को, जनता को, लीडरों को, या आमदार अब्दुल सत्तार को खुद? नहीं नहीं, कैसा है,
सिल्लोड का सामाजिक शिराजा देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जी सिल्लोड ताल्लुका एक इसका सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हर कौम का आदमी एक दूसरे से बेहद जुड़ा हुआ है, अच्छे बुरे में शरीक रहेगा, कारोबार में कोई पार्टनर है, कोई बाजू में काश्त खेती में है, कोई कारोबार के लेन देन में, कोई किसी का किराएदार है, कोई किसी का घर मालिक है। तो यहाँ पर कास्ट बेस पर जो है तो कोई एक अगर कोई बौद्ध अगर खड़े रहना चाहा तो उसको सिर्फ बौद्ध के वोट नहीं मिलेंगे, उसके ताल्लुकात इतने हैं कि उसको दूसरे भी वोट मिलते हैं। मुस्लिम अगर खड़ा रहा तो खाली मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं। ये ताना बाना इस तरह से है, कोई हिंदू आदमी खड़ा तो उसको सिर्फ हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे। जी जी। तो इतने घुल मिल गए समाज यहाँ पर, तो और इस कोशिश में हर लगा। अब जैसे आपने सवाल किया कि ये अब सियासी पार्टियां मुख्तलिफ, बारीकी से अगर हम देखें या आम लोग भी देखें जी, तो जब इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन गुजर गया जी, उसके बाद में कौन सी सियासी पार्टी का कौन सा काम होता है यहाँ पर, कौन सा लीडर मैदान में उतर के किसकी वो करता है। यहाँ तो शुरू से साल भर से गरीब लोगों में मदद की जाती है, मुख्तलिफ किस्म के रमज़ान के मौक़ों पर वो की जाता है। जी जी। हर त्यौहार में जैन मुनि आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए सब तैयार हैं। कोई दिंडी जा रही है, उसके स्वागत के लिए कोई मजहब का कोई वो नहीं है, सब भाईचारे से, सबके भाईचारे के साथ में वो करते हैं। इसके पीछे का कोई राज? यही उसका ताना वाना से राज तो देखिए, अब मैं जितना मीठा करना चाहूंगा उतना मीठा कर सकता हूँ जी। अब वो फितरत पर है आदमी की। तो ये जो वो है, ये लोग महसूस करते हैं ना कि भाई मैं खाली इलेक्शन के पीरियड पे आ रहा हूँ और आपके सुख दुख बांटना चाह रहा हूँ, तो ये कितनी देर तक मेरे साथ में रहेगा ये मैं अंदाज लगा लेता हूँ। आम लोगों में इतना फहम तो है ना कि आज ही क्यों पूछ रहा है मेरा हाल चाल, 5 साल में कभी नजर नहीं आया। लेकिन ये दुकान तो 24 घंटे शुरू है ना, उनके स्टैमिना की तो ताज्जुब लगता हूँ मुझे सरदार साहब का स्टैमिना कि तकरीबन ये समझिए कि 20-22 घंटे तो काम में ही लगे रहते हैं। शाम में भी आप जाइए तो कभी ऐसा वो नहीं होता कि नहीं सो के साहब है नहीं। तो ये जो बुनियाद है काम की, जुड़े रहने की, शादी ब्याह में शरीक है, तदफीन वगैरह में शरीक है, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, और दूसरे समाज के साथ इतना कॉम्पैक्ट कि क्या नाम गांव का नाम भूल रहा मैं, वहाँ एक खातून ने उनको भाई मान लिया, तो हर राखी के त्यौहार पर वहाँ रहते हैं, हर भाव बीज के त्यौहार पर उसके घर पे जाते हैं जी। तो जो फैमिली यानी दूसरे लोग भी जिसको अपने फैमिली का मेंबर समझ रहे हैं जी, तो वो आज के 2 दिन में आने वाले आदमी को कैसे नहीं पहचाने कि ये अब मेरा। और जो मेरी 24 घंटे हर काम में, पुलिस स्टेशन का काम है, तहसील का काम है, किसी दफ्तर में काम है, मंत्रालय में काम है, आज तक तो कोई वापस उनके पास से नहीं गया। मैं मंत्रालय में उनके साथ भी गया हूँ, कई बार जाना हुआ बॉम्बे में, तो सिलसिला यहाँ का शुरू ही रहता उनका, और कोई एक ऐसा वो नहीं होता कि उसका काम नहीं हुआ है। तो ये खूबी है, ये अपनापन है लोगों से जुड़ने का। 5 साल में नहीं, सिर्फ हमेशा जुड़े रहने का, 24 घंटे, जो ये लोगों को पसंद आता है। ये तो इसके लिए तो फिर ये जो कोशिश, अब जो माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि रिलीजन और कास्ट बेस पर जो तो आदमी, ये यहाँ ये फैक्टर नहीं चलता है जी। मतलब कुछ भी होगा, मुस्लिम होगा, गैर मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, बौद्ध होगा, लेकिन काम मेरा जब ये शख्स कर रहा है
और वहाँ उसमें मजहब आड़ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं दूसरे को क्यों पसंद करूंगा और नए को क्यों ट्राई करूंगा? ये खूबी है सब। जी जी। और जैसा कि आपको तजर्बा है माशाल्लाह, इसी मुनासिबत से आपको एक सवाल ये भी है कि गुस्ताख रसूल शिंदे साहब को भी कहा जा रहा है, हाँ। जो उप मुख्यमंत्री है। इस तरह से उन्हीं पार्टी से जुड़े हुए आमदार अब्दुल सत्तार पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये भी गुस्ताख रसूल का साथ देने वालों में शामिल है। तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बात को लेकर कि जो आमदार अब्दुल सत्तार पर लगाया जाता है आरोप कि गुस्ताख रसूल की पार्टी में वो है, तो वो भी गुस्ताख रसूल का साथ देने वालों में शामिल है और उन्हें जो है तो सियासत में लाना नहीं चाहिए? ये तो दिलों के हाल पर डिपेंड करता है। ये तब दिलों का हाल क्या है ये तो बेहतर वही जानता है, तो हम इस पर ये नहीं कहेंगे। हाँ, अतराफ में जो लोग रहते हैं उनका किसी से हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने गुस्ताखी की हो शान में, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह है कि अब उनका साथ दे रहे हैं या साथ में हैं, तब हर आदमी के कई दोस्त रहते हैं, साथी रहते हैं। अब वो उनके सियासी दोस्त हैं जी, वो उसका मसला है। मेरे दोस्तों में से अगर किसी ताल्लुकात वाले का अगर कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत वो करता है तो वो उसका ज़ाती मामला है, और मैं उसको कहाँ तक सही समझ रहा हूँ जी, ये मेरे दिल का ताल्लुक रखता है। हाँ, अगर मैं भी खुलकर ये बोल रहा हूँ क्या वो बराबर कह रहा है तो फिर मैं मुजरिम हूँ। जी, जी। हाँ। और बिग सर, जैसा कि नाम बदलने से विकास होता है या काम करने से विकास होता है, और जैसे कि नाम सीटीओ के बदले गए और उन नाम बदलने से विकास हुआ या दो समाजों में एक नाइत्तेफाकी फैली, और आमदार अब्दुल सत्तार किस किस्म के लीडर हैं कि वो नाम पर ध्यान देते हैं या काम पर ध्यान देते हैं? वो तो काम पर ही ध्यान देते हैं। यहाँ के रोडों के नाम देख लीजिए, यहाँ के गेट्स जो नए बने हैं उनके नाम देख लीजिए, मजहबी एतबार से उनकी अहमियत भी देख लीजिए। जितने गेट्स बने हैं, मसोबा महाराज का भी गेट है, जामा मस्जिद का भी गेट है, महावीर चौक भी है, वो भी अल्लामा इकबाल चौक भी है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, मानिकराव पालतकर रोड भी है। कभी नहीं बोले उन्होंने कभी इस पे नाम चेंज करने, और नाम चेंज होने से क्या वो होगा विकास, ये तो आम आदमी भी समझता है। जी जी। ये एक टैक्ट है, एक राजकारण है। दो समाज में अलग करने की ये बहुत सारी कोशिश की जा रही। महाराष्ट्र में ये स्कीम कामयाब नहीं हो सकती, अपने ताल्लुक में तो हो ही नहीं सकती। जी जी। हाँ, कि दो समाज को एक दूसरे के खिलाफ कर दो और फिर रिजल्ट कुछ और आएंगे। क्यों नहीं हो सकती है? आमदार अब्दुल सत्तार का इसमें कुछ हाथ है, कोई रोल है? उनका रोल मैं बताया ना, हर एक के साथ में हुस्न सलूक करना, हर एक के साथ पर्सनल कांटेक्ट रखना, और दूसरा हमारे समाज का वो बताया मैंने पहले आपको कि हमारा ताना बाना है ऐसा है लौट ताल्लुके का कि हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बगैर। अभी कभी भी देखिए आप तो सत्तार के पास जाके देखिए कौन लोग ज्यादा रहते हैं। सभी यहाँ आए तो सब अपने लोग उनके साथ, उधर गए तो सब उनके साथ, बड़ा प्रोग्राम हो तो हर कौम का लोग उनके साथ रहते हैं। और जैसा कि विधानसभा के इलेक्शन भी हुए अभी, तो आपने भी देखा कि आमदार अब्दुल सत्तार को जो कॉन्फिडेंस था अपने काम को लेकर, जो काम किए गए सोएगांव को भी, लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ के जब तक के काउंटिंग चली, जब तक के आगाड़ी पर नहीं थे, पिछाड़ी पर थे आमदार अब्दुल सत्तार। हालांकि सोएगांव के विकास के बहुत बड़े बड़े काम किए। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन को जनता ने जात पात पर देखना चाहिए या काम से देखना चाहिए, काम के मुताबिक देखना चाहिए कि काम कौन कर रहा है? क्योंकि उस वक्त अब आपको लगता है कि उस वक्त जात पात किया गया कि नहीं किया गया? मेरा तो ये वो है कि राजकारण में जात और मजहब के बुनियाद पर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क सेकुलर है, सेकुलर। अब हम ये जो सोच रहे हैं ये आम फहम बात है
कि ये ऐसा हो गया और लोगों ने जात पात पर उठ के कुछ लोगों ने किए होंगे वैसा, लेकिन अगर कंप्लीट ऐसा होता तो क्या साहब जीतते हैं। हम एक साइड नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। जी मैंने पहले बताया कि यहाँ एक शख्स जो है मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम वोट पर चुनकर नहीं आ सकता, गैर मुस्लिम है, हिंदू है कोई, तो सिर्फ हिंदू वोट पर चुनकर नहीं आ सकता। और हमारे ताल्लुकात ही सब के एक दूसरे के ऐसे कि हम एक दूसरे के बगैर ना जीत सकते ना हार सकते। जी जी हाँ, तो इस नजरिए से मैं इसे उसको नहीं देखता। उनका भी उतना ही क्या समझ रहे हैं हम कि खाली जात पात पे हमने देख के हमारी ओर से चुन के आगे सताला, दूसरी कौमों ने साथ नहीं दिया उनका। अगर दूसरी कौम, हाँ इतना हुआ कि जिस मार्जिन से वो आते थे उस मार्जिन पर अब थोड़ा बहुत कास्ट स्प्रेड तो आया होगा, जी जी उस बिना पर कुछ वोट कम हुए उनके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि बिल्कुल उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जी। हाँ, और सिल्लोड में ये भी हवाएं चलाई जाती है कि इलेक्शन के टाइम पे वोटर्स को खरीद लिया जाता है सत्ताधारी की तरफ से। अब आप भी जानते हैं सत्ताधारी कौन है यहाँ पर, तो इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये सब जात पात के लोग उन्हें काम को चाहते हैं, उनके विकास को चाहते हैं और वोट देते हैं, लेकिन कहीं पर यह बात सामने आती है कि वो वोटर्स खरीदे हुए होते। देखो जब मैं हार जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। अब क्यों हारे तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मैं 5 साल में पहली बार पब्लिक के सामने गया था इसलिए कि लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बताना पड़ेगा। तो जो हार जाता है वो यही बोलता है कि उसने वोट खरीद लिया, ये नहीं बोलता कि मैंने कुछ काम नहीं किया था इसलिए मुझे पसंद नहीं किया। जी तो ये बहाने में, और हर इलेक्शन में ये चीज़ें होती रहती हैं। जी 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 इल्ज़ामात तो सियासी लीडर्स पर, इसने इतने खा लिया, उसने उतने खा लिया, उसने उतने खा लिया, बोलने के लिए सब कुछ रहता है। जी 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 बात यह है कि साबित वो चीज़ हो, नज़र आए। सिर्फ मुखालिफत के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जी जी। आखिर में कोई पैगाम इलेक्शन को लेकर वोटर्स के लिए आपका, कि वोट किस बात को सामने रखते हुए करें? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 5 साल पार्टियों के लीडर कहाँ जाते नहीं पता है, लेकिन 5 साल के बाद मैदान में आ जाते हैं, हालांकि उनका कोई काम जनता से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जनता का वो कोई काम नहीं करते हैं। अब इसी बात के पेश नज़र आप क्या वोटर्स को सलाह देना चाहेंगे कि आप किस शख्सियत को, कैसे कैंडिडेट को जो है तो अपना कीमती वोट दें? मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि मजहब या धर्म या जात देखकर वोट ना दें। जो शख्स आपके 24 घंटे काम आ रहा है, जो शख्स पुलिस स्टेशन में आपके साथ है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, काफिला जा रहा है, एक्सीडेंट को देखकर वो काफिला छोड़कर आपको दवाखाने तक पहुंचाने का नज़्म कर रहा है, बारिश ने कहर ढा गई, कीचड़ में चल फिर कर आपके वो कर रहा है और फसलों का मुआयना और तलाटियों को और इसको उसको रिपोर्ट देने के लिए कह रहा है। तो जो शख्स, अब ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए सिल्लोड ताल्लुका और सोयगांव वालों के लिए कि कौन काम कर रहा है, या फिर ऐसी कोई शख्सियत बताओ कि जिसने ऐसे कुछ काम किए हैं। मेरी उम्र के जो लोग होंगे वो सिल्लोड पहले का जहन में रखकर आज के सिल्लोड की तरफ देखे तो जी क्या हाल था। पुराना जो कब्रिस्तान है उसके सामने बस स्टैंड हुआ करता था। अच्छा। और ये जो सड़क मेन रोड जा रही है नगर पालिका से औरंगाबाद की तरफ, ये रोड से अंदर ही शहर हुआ गांव हुआ करता था। आज देखिए उधर की कॉलोनी में कहीं भी जाकर देखिए, बारीक से बारीक गली में भी सीमेंट का रोड है। जी। नालियां अंडरग्राउंड हो चुकी है। जो नालियां पहले खुली 12 महीने बहती रहती थी, आज वो नालियां गायब हो चुकी है। रास्ते देखिए कितने खूबसूरत हो गए, हर चौक देखिए, जहाँ आदमी जाने से डरता था आज वहाँ इतनी घनी आबादी और इतने बेहतरीन लाइट्स का नज़्म है। आपके साफ सफाई के पहले तो देखते थे हम तो
जगह जगह ढेर लगे रहते थे कूड़ों के। तो कचरा गाड़ी आपके पास रोज आ रही है, और फिर कौन से काम में नहीं है। दवाखानों की मदद के लिए आपको पहले यहाँ मायना नहीं हुआ तो आपको घाटी तक, पूना तक, बॉम्बे तक आपको रेफर किया जाता था जी। अब पेशेंट्स की वो देखते हुए खुद 200 कॉट्स का दवाखाना खोल रहा है, मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। ये किसके लिए वो है? अच्छा, कुछ इन इदारों ने जो मैंने जिक्र किया, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, डीएड कॉलेज है, सीनियर कॉलेजेस है, कि इन्होंने बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं किया? सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं, कम पढ़े लिखों के लिए भी इन्होंने रोजगारी का वो नहीं किया। क्लर्क बने, चपरासी बने, रोजी रोटी का मसला हल हुआ है, और बड़े पैमाने पर हल हुआ है कि इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह का विकास नहीं किया। तो अब किसको देना, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। और लोग बहुत समझदार हैं, और सिल्लोड के तो बहुत समझदार हैं। हमारा सियासी उसमें इतना वो नहीं रहा, लेकिन सिल्लोड की पब्लिक राजकारण को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती है, और यकीन है कि वो किसे चुनेंगी ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब्दुल कदीर सर, जैसा कि आपकी खुश मिजाजी को देखकर मैं चाहता हूं कि कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा ख़ास वाक़या जो कॉलेज पीरियड का हो, जो आपकी जवानी से जुड़ा हो, जो आपको हमेशा याद रहने वाला हो, ऐसा एक वो हुआ कि एक बच्चा था, एक गरीब जी। तो पता नहीं मैनेजमेंट को मेरी बात कैसी लगेगी, लेकिन उस वक्त उसके मार्क बहुत अच्छे थे। अच्छा अच्छा। उसका गवर्नमेंट में नंबर लग सकता था, और वो मेरे पास आया कि सर मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ और मेरा वो नहीं होगा। मैंने कहा बेटे, मैं ये तेरे जेरोक्स ही वो मेरे पास रखता हूँ यहाँ, तो ये समझ के तेरा यहाँ नंबर लगा हुआ है, लेकिन तू गवर्नमेंट में फॉर्म भर। तेरे पास इतने वो फीस वगैरह का, तो बोले नहीं, गवर्नमेंट की फीस मैं वो कर सकता हूँ। मैंने उसके पेपर अपने पास रख लिए और उसको बोला कि बेटे तो वो भर दे फॉर्म। अल्लाह करना कि उसका गवर्नमेंट में नंबर लग गया और उसको हमारा ही कॉलेज मिला। क्या बात है सर, वो जब आके खुशी से मुझसे लिपटा, जी जी, वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन था। बेहतरीन दिन था। आज भी याद आती है तो ऐसे शेयर उठता मैं उससे। जी जी। हाँ, उसका नाम वगैरह याद है? स्टूडेंट नाम मुस्लिम बच्चा था। जी जी जी। हाँ, और मेरे ख्याल से ये साकर खेड़े का था। जी जी। हाँ, वो मोमेंट तो उसके लिए भी बहुत ही, हाँ हाँ, वो तो अब भी याद रखता है। वो भी अभी तक याद होगा और हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, आपकी जुबान से कुछ ऐसा शेर जो आपको याद है? देखा नहीं कभी किसी को हिकारत की नज़र से, मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। देखा नहीं किसी को कभी हिकारत की नज़र से, मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पैगाम है हकीकत में। और ये वो पैगाम है कि इंसान अगर इसको समझ ले तो यकीनन अल्लाह के पास में कोई अपना मकाम बना ले। ठीक है, किसी को हिकारत से देखना यानी अल्लाह की वो मखलूक को हिकारत से देखना है, अल्लाह की वो बनाई हुई चीज़ को हिकारत से देखना है। और जब बंदा इस तरह से अमल करेगा तो यकीनन अल्लाह के पास में वो गिर जाएगा। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पैगाम है इसमें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वक्त हमारा गुजरा है सर आपके साथ में आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 13 में। और आमदार अब्दुल सत्तार ने जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी को लेकर जो डेवलपमेंट, जो तरक्की की है,
वो उसकी ख़ास मालूमात आपके ज़रिए से नाज़रीन तक और देखने वालों तक पहुँच रही है। ये बहुत सीधी सी बात है कि आमदार अब्दुल सत्तार की तरफ से जो सोसाइटी का बुनियाद रखी गई, वो तो एक उनके पास में खुद चलकर आने वाला मामला था। उन्होंने खुद होकर वहाँ पर नहीं किया था, और वो उसको फिर वो आगे लेकर जाने में उनकी मेहनतें रही है इस तरह से जी। और वो मेहनतें बढ़ती गई, और आज उसका फल हम देख रहे हैं कि पूरे खेड़े पाड़ों में जहाँ पर भी मुस्लिम बच्चियाँ हो या दीगर मज़ाहिब की बच्चियाँ हो, वो तालीम अच्छे से हासिल कर रही है। अब नेशनल के औरंगाबाद में तक स्कूल हैं। जी जी जी। हाँ, और गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम से जो तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों, उसमें तो बहुत सारा रुपया पैसा लग रहा है, वहाँ गरीब नहीं भेज सकता। लेकिन यहाँ पर तो नेशनल में अब सेमी इंग्लिश भी शुरू हो चुके हैं ना, और वो फैसिलिटीज जो इंग्लिश स्कूलों में दी जाती है वही इन स्कूलों में दी जा रही है। जिस तरह से आपने बताया, लैब का बताया कि लैब भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें नए नए जदीद तरीके के हैं। और कंप्यूटर लैब के बारे में बताया आपने कि बहुत सारे, और डीएड कॉलेज के बारे में बताया, और लड़कियों का जो उर्दू डीएड कॉलेज जो बताया आपने जालना में, तो माशाल्लाह इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और जिस तरह से आपने वोटर्स को भी एक राय दी है कि वोटर्स भी काम किसी शख्सियत को, जात पात को लेकर ना करे, बल्कि काम को देखकर करे कि कौन काम कर रहा है, जो उनके मुस्तकबिल कर रहा है। नहीं, हमेशा जो कौन काम कर रहा है, कौन का हमेशा जो जी जी जी, मतलब हमेशा काम करने वाला कौन है, उस शख्सियत को देखकर जो है तो अपने वोट को इस्तेमाल करे। और अच्छा, फिलहाल में जो एजुकेशन को लेकर जो बातें चलती है, ऑनलाइन सिस्टम हो या ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन जो क्लास में जाकर एजुकेशन हासिल करते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है, आप क्या बता सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने वालों को और ऑफलाइन हासिल करने वालों को? ऑनलाइन कहाँ तक सही है और ऑफलाइन कहाँ तक सही है? ऑनलाइन मदद के लिए अच्छा है जी, जैसे गाइड है जी, गाइड किन बच्चों के लिए है? रोज़ाना जो स्कूल जाता है, जो स्टडी करता है, उसको गाइड की ज़रूरत नहीं है। जी, लेकिन ऐसा बच्चा जो कुछ दिन स्कूल नहीं गया, किसी वजह से, शादी की वजह से, किसी वजह से उसके कुछ दिन नहीं पढ़ सका हो, जी, जी, तो ऐसे बच्चे गाइड की मदद लेके अपना वो पूरा करता है। टीचर तो उसके लिए वो फिर से क्लास नहीं लेगा। जी, तो ऑनलाइन जब तक आदमी सामने, फर्स्ट हैंड लर्निंग बोलते हैं उसको, जी, हाँ, फर्स्ट हैंड लर्निंग जब सामने सीखेगा आदमी, वो उसका असर ज़्यादा रहता है और ऑफलाइन का असर ज़्यादा है। जी, जैसे कोई आदमी फिल्म देख रहा है, तो उसमें उसको जितना मज़ा आएगा, वही स्टोरी किताब में पढ़ने को उसको उतना मज़ा नहीं आएगा। प्रैक्टिकली जो करेगा उसमें हाँ, ज़्यादा चीज़ हासिल करेगा। जी 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 जी। तो नाज़रीन, अब्दुल कदीर बेग सर से बहुत सारी बातें हुई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगली मर्तबा भी अब्दुल कदीर बेग सर को जब बुलाया जाएगा तो हमारी दावत को ज़रूर कबूल करेंगे, और इस तरह का गाइडेंस और रहबरी रहनुमाई करते रहेंगे। सर, आपका हमने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है, इसलिए आपका डबल से शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।